हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, और जिस किताब को हम फॉलो करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स 9th एडिशन। इसके जो ऑथर्स हैं वो सिल्वर शेड्स हैं, गैल्विन और गेगनी। इस किताब में ऑपरेटिंग सिस्टम के तमाम जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ जो एडवांस चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आती गई हैं वो तमाम इसमें शामिल है। आते हैं कि ये किताब आगे किस तरह मूव करता है। इसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, और इसके पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ये ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम या जो ओवरऑल किताब का ओवरव्यू है, यानी ये स्टार्ट लेता है व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू, फिर कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है, फिर आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्कस करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करता है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शंस हैं जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट पे तकरीबन 2 चैप्टर्स हैं इस किताब में। उसके बाद फिर मेमोरी मैनेजमेंट है, इस पे भी एक चैप्टर है। फिर स्टोरेज मैनेजमेंट पे अलग चैप्टर्स हैं, और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी पे भी चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद कर्नल डेटा स्ट्रक्चर की, कर्नल के डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंटरनल, उसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं वो उनकी डिस्कशन है। फिर उसके बाद है कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स के बारे में डिस्कशन है, और आखिर में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन होगी। अभी इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये है कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। एक्सक्यूज मी जी जी सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आहिस्ता आ रही है। ज्यादा आहिस्ता है, मैं माइक हटा देता हूं इसके बगैर। अच्छा, आप ठीक हैं? यस सर। अच्छा जी, इस चैप्टर के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करना, यानी टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, कौन कौन से हार्डवेयर इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में डिस्कशन, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ ग्रैंड टूर ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मेमोरी है, और जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी मतलब यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। फिर थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स। अब इन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स का मतलब यह है कि आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में हैं, आप वर्कस्टेशन एनवायरनमेंट पे हैं, मेन फ्रेम एनवायरनमेंट में हैं, या क्लाउड एनवायरनमेंट में हैं, या आया कोई एम्बेडेड एप्लीकेशन वाले एनवायरनमेंट है, या कोई आपके पास स्मार्टफोन है वो एनवायरनमेंट है। तो हर एक एनवायरनमेंट के लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी फंक्शनलिटी है वो डिफरेंट होती है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होगा। फोर्थ नंबर पे है टू एक्सप्लोर सेवरल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओपन सोर्स से मतलब क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर्स या वो चीजें जिनके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो यूजर के लिए या प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल होते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक उसको एनहांस करे, अपडेट कर ले। अब मसलन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो उसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी प्रोसेसर को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रोसेसर के कोर्स को कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं, यूजर उसको परफॉर्म कर सकता है, यानी वो
ये कैपेबिलिटी यूजर जो है अपने उस लिनक्स बेस्ड सिस्टम से ले सकता है। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम्स को ओपन सोर्स कहते हैं। जहां तक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें जिस तरह विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें हम ऐसी चेंजेस नहीं कर सकते। हम किसी प्रोसेसर के कोर्स को कम ज्यादा नहीं कर सकते, हम इंटरनल मेमोरी के कोई रिसोर्सेज वगैरह है या बाकी कोई रिसोर्स है, उसमें कोई ऐसी चेंजेस नहीं कर सकते जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वो हमें अलाउ नहीं करता। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि पहला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मसलन जब हम किसी से पूछते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो असल में हमारे पास 2 चीजें, एक यूजर है, दूसरा हार्डवेयर है। अब यूजर ने हार्डवेयर से काम लेना है। अब ये हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं। हर एक यूजर जरूरी नहीं है कि वो उस हार्डवेयर का एक्सपर्ट हो, यानी वो उसके प्रोसेसर के डिजाइन के मुताबिक कोई उसके पास नॉलेज हो, या कोई मेमोरी के डिजाइन के मुताबिक उसके पास नॉलेज हो, या यानी कोई हार्डवेयर के साथ किसी भी कंपोनेंट के बारे में उसके पास नॉलेज हो, तो यूजर इजीली उससे काम ले सकता है। लेकिन चूंकि ये जो हार्डवेयर्स हैं, ये मेन कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और आम यूजर के लिए, कॉमन यूजर के लिए जो एक्सपर्ट नहीं हो, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस हार्डवेयर से काम ले। तो इसके लिए जरूरत किस बात की पैदा हुई कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि इस यूजर को, जो कि अनट्रेन्ड और एक्सपर्ट जो है यूजर है, वो इस हार्डवेयर से कैसे काम ले सके आसानी के साथ। तो इसीलिए हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान जो इंटरेक्शन वाला काम परफॉर्म करे, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की गोल्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन गोल्स क्या है? जी जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें प्लीज। रिकॉर्डिंग मेरे पास स्टार्ट है, मैं यानी अपने एक टूल में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये रिकॉर्ड करके आपको पहुंच जाएगी। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या है? कि एग्जीक्यूट, यूजर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना और प्रॉब्लम्स को, यूजर के प्रॉब्लम्स को आसान बनाना, उनको सॉल्व करके आसान बनाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है। दूसरा काम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को या हार्डवेयर को यूजर के लिए कन्वीनियंट टू यूज बनाना, यानी इजी टू यूज बनाना, और यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छी तरीके से एफिशिएंट मैनर के जरिए। अब एफिशिएंट मैनर से क्या मतलब है? या एनर्जी एफिशिएंसी उसमें इन्वॉल्व हो, या उसके मतलब जो स्पीड के लिहाज से परफॉर्मेंस अच्छी हो, कॉस्ट के लिहाज से अच्छी तरीके से उसको यूज करें। तो ये तमाम चीजें आती हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। अब कॉस्ट, एक आम कंप्यूटर, आप एक सिंगल कंप्यूटर है और एक यूजर उसको यूज कर रहा है, तो उसमें ये कॉस्ट वाला इश्यू इतना नहीं आता। लेकिन इन्हें यूज करते हुए जब आप किसी बड़े डेटा सेंटर को लॉग इन करते हैं या किसी मेन फ्रेम सिस्टम को लॉग इन करते हैं, तो वहां पर आपकी जो रिक्वायर्ड स्पेस है, रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग है, रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है, उसकी कॉस्ट होती है। तो यहां पर ये एफिशिएंसी इन्वॉल्व होते हैं कि जब आप मतलब अच्छी तरीके से एक यूजर को उसके बिल के मुताबिक या उसकी जो बजट के मुताबिक आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, तो ये एक अच्छी यानी एफिशिएंसी होती है। तो यहां पर अगर आपके पास फिर ये भी है कि मतलब मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और एक सिस्टम को, एक डेटा सेंटर को यूज कर रहे हैं, तो वो तमाम यूजर जो है वो लॉग इन भी हों अच्छी तरीके से, और
वो कम जो रिसोर्सेज हैं डाटा सेंटर की उसको एफिशिएंटली यूज भी करें। तो ये तमाम चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है, ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम, इसको हम उसकी हायरार्की हम कैसे, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बयान करते हैं। पहला हमारे पास हार्डवेयर आता है कि नहीं, इसको हम टोटल सिस्टम को हम 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है हार्डवेयर का, जिसमें सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, ये तमाम जितनी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो यहां पर आएंगे। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर जो कि कंट्रोल करता है और यूजर को, रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, यानी रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करता है और यूजर्स को भी कंट्रोल करता है, यानी मतलब, और इसी तरह प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करता है। अगर मल्टीपल प्रोसेस हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, एक सिस्टम पे लॉगिन है, तो उस केस में इसको इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करना और कंट्रोल करना और हार्डवेयर रिसोर्सेज इनको एलोकेट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। फिर तीसरा हिस्सा जो है, तीसरा जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जितने भी हम काम ले रहे होते हैं, यानी एक एंड यूजर ऑपरेटिंग कंप्यूटर से काम ले रहा होता है, वो थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लेता है। मसलन हम एक्सेल में काम करते हैं, एक्सेल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। हम एमएस वर्ड में काम करते हैं, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। हम किसी कंपाइलर में, किसी असेंबलर में, किसी भी ऐसी टूल में काम करते हैं, अगर कोई मतलब ग्राफिकल टूल हो या कोई भी एप्लीकेशन है, यानी मतलब सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। आखिरी जो हिस्सा होता है, फोर्थ कंपोनेंट, वो यूजर्स हैं। अब यूजर्स इंसान भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं और मशीन्स भी हो सकते हैं, या अदर कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। यानी ये एक कंप्यूटर या तो किसी मशीन से डेटा ले रहा होगा, किसी सेंसर से डेटा ले रहा होगा, या किसी दूसरी मशीन को डेटा फीड कर रहा होगा। तो उस केस में ये एक दूसरे के यूजर्स बन जाते हैं। यानी एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर से डेटा ले रहा है, तो इसका मतलब है कि जिससे डेटा लिया जा रहा है वो तो कंप्यूटर है, और जो डेटा मतलब जिसको मिल रहा है वो उसका यूजर हो गया। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। अब ये कंपोनेंट्स, उनकी जो हायरार्की बनती है कि हमारे पास पहले लेवल पे, टॉप लेवल पे हमारे पास यूजर्स आते हैं। यूजर्स के बाद फिर हमारे पास सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर आता है और आखिर में हार्डवेयर का लेयर आता है। अब मेन जो रिसोर्स है कंप्यूटर का वो हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर यूजर्स ने यूज करना है, उसके लिए यानी यूज कैसे करना है। असल में जो भी काम कर रहे होते हैं वो असल में हम प्रोसेसर और मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यानी हकीकत जो कंप्यूटर के पास जो रिसोर्स है वो ये 2 चीजें हैं। अब इनमें इनसे काम किसके जरिए दिया जा रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए दिया जा रहा होता है। अब हमें जो काम, यानी हमें जो रिक्वायर्ड काम है, हमें तो यानी हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं होता कि हमें इतनी, मतलब हम अगर एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, हम ये कहें कि अच्छा हमने एमएस वर्ड में मतलब हमने मेमोरी में इतनी चीजें, इतने बिट्स लिखते हैं, ये हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है एमएस वर्ड में हमने इतने लेटर्स या इतने वर्ड्स टाइप करने हैं, मेन मकसद हमारा ही होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से काम ले रहे होते हैं हम। यानी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में डेटा फीड कर रहे होते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम किसके साथ कम्युनिकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर है, जो एक्चुअल कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उससे हमें काम लेके दे रहा होता है, यानी हमें उसकी जो रिसोर्सेज है प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या है, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू।
अब इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुख्तलिफ काम करते हैं। मसलन अगर आपके पास मोबाइल है तो एक मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम डिफरेंट होता है बनिस्बत एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप वाले सिस्टम के। इसी तरह किसी वर्क स्टेशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम डिफरेंट होता है बनिस्बत किसी डेटा सेंटर या किसी मेन फ्रेम सिस्टम पे। मसलन हमें जो स्मार्टफोन है इसमें हमें क्या चाहिए होता है, मेन हमारा मकसद हो कि हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो हमारी बैटरी लाइफ को एनहांस कर ले, यानी हमारी बैटरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर ले। ये हमारा मेन मकसद होता है। किसी भी मोबाइल को हम अगर कंपेयर करते हैं तो हम मेनली ये कहते हैं कि अच्छा प्रोसेसिंग वगैरह से ज्यादा हमारा मेन फोकस होता है अच्छा बैटरी लाइफ कितनी होती है, चार्जिंग यानी दिन में कितनी दफा हमें चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि इन रिसोर्सेज से काम ले रहा होता है तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो जो कि एफिशिएंटली यानी पावर उसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हो। इसी तरह अगर आप डेस्कटॉप सिस्टम्स पे जाएं तो डेस्कटॉप में हमें प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमें कोई ऐसा रिसोर्स यूटिलाइजेशन से हमें इतना लेना देना नहीं होता क्योंकि हम सिंगल यूजर एक डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं। तो उस केस में हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन या रिसोर्स मैनेजमेंट में इतना मेन इश्यू नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारे पास मल्टीपल हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो उस केस में उनके दरमियान जो रिसोर्स मैनेजमेंट है यानी उन प्रोसेसेस के दरमियान रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें उसकी एफिशिएंसी होना लाजमी है, लेकिन यूजर्स के दरमियान एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है ऐसे एनवायरनमेंट में। इसके अलावा अगर हम मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं या मिनी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या कोई क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर्स हैं तो उस केस में रिसोर्स यूटिलाइजेशन मेन इशू हो जाता है क्योंकि एक यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और यूजर्स बहुत ज्यादा है। यानी इसका मतलब यह है कि एक सिस्टम पे आपने सैकड़ों यूजर्स अलाउ किए तो उसकी मेमोरी को और उसके प्रोसेसर और उसके बैंडविड्थ को अच्छी तरीके से मैनेज करना उस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो क्लाउड एनवायरनमेंट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका काम होगा कि वो रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके दे, यानी यूजर्स को हर एक यूजर को उसके हक के मुताबिक यानी उसने जितना बिल पे किया है या जो भी एग्रीमेंट जो जिसको आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं जो भी यानी मतलब उसके सर्विस लेवल एग्रीमेंट के मुताबिक उसे सर्विस प्रोवाइड किया जाए। तो हर एनवायरनमेंट के लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट काम करता है। अब बाज कंप्यूटर्स ऐसे हैं जैसे जिसमें कोई इंटरफेस नहीं होता, इन ऐसे कंप्यूटर्स को हम एम्बेडेड एनवायरनमेंट्स भी कहते हैं और वो हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिसकी मिसाल रास्पबेरी पाई या पिक माइक्रो कंट्रोलर या इसी तरह बहुत सारे जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस में हमें प्रोसेसर्स की या कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है तो उसमें यूजर इंटरफेस न होने के बराबर होता है। मसलन आपका एक माइक्रो कंट्रोलर लगा है किसी चौक पे और वहां पर ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल कर रहा है तो उसमें एक तकरीबन वन टाइम उसमें आप मतलब प्रोग्राम एम्बेड करते हैं और उसके बाद वो चलता रहता है। यानी अगर साल बाद या 2-3 साल बाद अगर कहीं पर उसमें इंटरनली उसका जो टाइम ड्यूरेशन है कि रेड लाइट कितने टाइम के लिए होगा, ग्रीन लाइट कितने टाइम के लिए होगा, उसमें अगर कहीं पर इश्यू आ जाता है यानी ट्रैफिक का स्पीड बढ़ जाता है तो उसी लिहाज से अगर कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं तो उसको मतलब उसके इंटरफेस को चढ़ना लाजमी है। उसके अलावा हम उस सिस्टम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते तो ऐसे इन्वायरमेंट में यूजर इंटरफेस की बहुत कम या न होने के बराबर जरूरत पड़ती है। यानी उसके साथ कीबोर्ड माउस या जितने भी या कोई स्क्रीन वगैरह उसकी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती।
अब आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही वर्ड सेंटेंस में हम डिफाइन कर सकें। मसलन अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझें कि ये एक रिसोर्स एलोकेटर है, इन रिसोर्सेज एलोकेट करता है या रिसोर्सेज मैनेज करता है यूजर्स को और प्रोसेसेस को या एप्लीकेशंस को या मुख्तलिफ मशीन्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एलोकेट करता है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये एक स्पेसिफिक हो जाता है ये डेफिनेशन। यानी मतलब वो इसमें इसका काम ये होगा कि तमाम रिसोर्सेज ये मैनेज करेगा और दो प्रोसेसेस या दो यूजर्स अगर सेम रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस ऐसे एनवायरनमेंट में यानी कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट वाले एनवायरनमेंट में अच्छा डिसीजन प्रोवाइड करना कि किसको वो प्रायोरिटी देगा कि कौन से रिक्वेस्ट को पहले परफॉर्म करना है और कौन से को डिले करवाना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिसोर्स एलोकेटर क्या ये डिफिनीशन हो जाता है। दूसरा डिफिनीशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम है। वो कैसे कि जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना कि वो कहीं एरर्स प्रोवाइड ना करें या कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इम्प्रॉपर तरीके से यूज ना करें। मसलन एक प्रोग्राम है, वो अगर इन्फिनिट मेनी टाइम जो है वो व्हाइल लूप चला रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम को शट डाउन करना या ब्लॉक करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर होगा तो कुछ आइटरेशंस के बाद वो उसको या ब्लॉक कर देगा या कोई मैसेज यूजर को प्रोवाइड करेगा कि यहां पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि सिस्टम आपका स्टक हो सकता है। अब ये जो लूप है, व्हाइल लूप है, ये अगर इन्फिनिटी मेनी टाइम्स मेमोरी में राइट करता जाए, अगर 8 बिट भी वो राइट करता जाए और इन्फिनिट मेनी टाइम्स वो चलता रहे, तो आपका जो मेमोरी है वो डंप हो जाएगा, वो मतलब उसकी जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगी। तो उस केस में आपका प्रोसेसर जो है, आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो हैंग हो सकता है। तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब कि वो अच्छे तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स को या ऐसे यूजर्स को, अनऑथेंटिक यूजर्स को कंट्रोल कर सके। फर्दर जाते हैं कि हमारे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कोई यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, एक मार्केट ओरिएंटेड डिफिनेशन ये कर सकते हैं कि एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मसलन आप अगर किसी वेंडर को, सपोज माइक्रोसॉफ्ट को आप ऑर्डर करते हैं कि मुझे विंडोज 10 चाहिए, और वो जो भी चीज आपको, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए विंडोज 10, वो जो भी उस डब्बे में या उस सीडी में जो कुछ भी डंप करके आपको दे दे, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझना, मतलब अगर समझा जाए तो ये एक मार्केट ओरिएंटेड डिफिनेशन हो जाएगी। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक वेंडर का डिफरेंट, यानी उसमें कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसमें उस सीडी में डंप होंगी, कुछ नहीं होंगी। हर एक वेंडर का डिफरेंट फिर डिफिनेशन बन सकता है। तो एक ऐसा डिफिनेशन जो कि तमाम के लिए वैलिड हो, तमाम वेंडर्स के लिए, तमाम मार्केट्स के लिए, तो उसमें यह हो सकता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हमेशा कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेके शट डाउन होने तक वो चलता रहे, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें। उसको वैसे जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम की जुबान में कर्नल कहते हैं, लेकिन उसको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल को ही ऑपरेटिंग सिस्टम समझा जाए तो ये एक एग्जैक्ट डिफिनीशन यानी तमाम के लिए वैलिड डिफिनीशन हो जाता है। उसमें ये नहीं होगा कि वेंडर टू वेंडर उसमें वेरिएशंस नहीं होंगी। अब कर्नल के अलावा जितनी भी चीजें हैं, वो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं
और या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, अगर उस सीडी में डंप है या नहीं है, वो तमाम चीजें हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक डिफिनीशन थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब आते हैं असल काम की तरफ, जो यानी ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसको कंप्यूटर स्टार्टअप कहते हैं, कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। मसलन एक कंप्यूटर है, उसको आप जब पावर ऑन वाला बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा होता है। तो मतलब ये एक हमें विजिबल चीज ही नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर में मुख्तलिफ हिस्से हैं, यानी उसकी जो मेमोरी है, स्टोरेजेस हैं, वो 3-4 किस्म की होती हैं। एक हार्ड डिस्क होता है जिसको आप हार्ड ड्राइव कहते हैं, दूसरा जो है रैम होता है, तीसरा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, और फोर्थ नंबर जो आपके रजिस्टर्स हैं जो सीपीयू के इंटरनल होते हैं। अब ये जितनी भी स्टोरेजेस हैं, ये इनके दरमियान, इसमें बहुत सारी यानी मतलब इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले कुछ काम लाजमी होती है। जो ही हम पावर ऑन करते हैं तो उस केस में पहला जो हिस्सा है कंप्यूटर का जो इनिशिएट होता है वो है रोम। इन रोम आपका ऑन हो जाता है, और रोम के अंदर ऑन तो हर एक हिस्सा, हर एक हार्डवेयर होता है, लेकिन रोम क्या करता है, रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बर्न, जिसको बर्न कहते हैं, या मतलब एम्बेडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो ये होते हैं कि पहले क्या करें, तमाम जितनी भी मेमोरी एलिमेंट्स हैं, यानी रैम है, रजिस्टर्स हैं, जितनी भी पोर्ट्स हैं, उन बफर्स हैं, उन तमाम को इनिशियलाइज कर लें, इनिशियल हालत में ले आए। दूसरा जो है कि यहां से जो भी मतलब एक इंस्ट्रक्शन जाता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल पड़ा है उसको पहुंचा दे रैम में, हार्ड डिस्क से कर्नल को पहुंचा दे रैम में, इन लोकेशन में, और उसके बाद उस कर्नल को यानी स्टार्टिंग जो भी एड्रेस होता है जहां पर वो प्लेस होता है, वहां से उसके इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। तो जो ही कर्नल की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है तो पूरा कंट्रोल जो है वो फिर कर्नल की तरफ चला जाता है, कर्नल के कंट्रोल में पूरा सिस्टम आ जाता है। इसे कहते हैं बूटस्ट्रैप। यदि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन जो कर्नल है उसको रैम में लाना और फिर एग्जीक्यूट करवाना, ये मेन काम होता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ यानी मतलब एक सिस्टम इनिशियलाइज हो जाता है। उसके बाद जो ही कर्नल मोड में सिस्टम आ जाता है तो अपनी इंटरनल चीजों को एग्जीक्यूट करके सिस्टम यूजर के लिए अवेलेबल होता है, यानी यूजर मोड में फिर चला जाता है, आप उससे फिर काम ले सकते हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन जिसमें हमारे पास कंप्यूटर स्टार्टअप हमने मतलब यहाँ पर डिस्कस किया, और जो भी रोम में या जो इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम है, इसमें जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है उसको फर्मवेयर कहते हैं। बाज मैकेनिज्म्स या बाज जो एनवायरनमेंट्स हैं, मसलन एम्बेडेड एनवायरनमेंट, उसमें हो सकता है कि तमाम की तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम वो तमाम उस रोम में हो, यानी उसमें आप चेंजेस न कर सके, वो तमाम ही आप बर्न कर दें। तो यानी जिस तरह माइक्रो कंट्रोलर्स में हम जब जो चीज प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके रोम में ही बर्न करते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने उधर डाल दिया। अब कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी उसके मेन हिस्से क्या है, मेन हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, माउस होता है, कीबोर्ड्स हैं,
या मतलब कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। अब ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट होती हैं, यानी इनके हर एक डिवाइस का एक ड्राइवर होता है जो कि इसको कनेक्ट करता है मेमोरी के साथ और बाकी प्रोसेसर के साथ ये कनेक्शन देता है, और उसके लिए जो कॉमन बस एक यूज होता है। अब ये चूंकि ये जो पाथवे है या जो बस है उस एक ही टाइम पे या तो किसी एक डिवाइस या किसी एक इक्विपमेंट या किसी एक हार्डवेयर से थ्रू टू मेमोरी या मेमोरी टू दैट हार्डवेयर कम्युनिकेशन होगी। यानी हर एक टाइम पे एक ही जो हार्डवेयर है वो इसी बस को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर ये इस बस की जो मैनेजमेंट है वो भी एक मेन काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने किस हार्डवेयर को ये बस प्रोवाइड करना है। यहाँ तक हमारा ओवरऑल जो आज का लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे।